अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाबदा पर नाअहली की तलवार चल गई। दोहरी शहरियत का इल्जाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन ने झूठे बयान हल्फी पर ताहयात नाअहल करार दे दिया। 2 महीने में बतौर MNA ली गई तनख्वाह और मरात वापस जमा कराने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को अपने इलेक्शन से खुद को मशकूक करने का मर्तकब करार दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। हुक्मरान जमात PTI को एक और धचका। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया। दोहरी शहरियत छुपाने का इल्जाम साबित। कौमी असेंबली और सेनेट की रुकनियत खोने के साथ साथ पार्लिमानी सियासत से भी बाहर हो गए। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए करार दिया कि फैसल वाडा ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। उन्होंने खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक बनाया। बतौर MNA सेनेट इलेक्शन में वोट डाला और साथ ही खुद को बतौर सेनेट उम्मीदवार पेश कर दिया। फैसल वाडा का बतौर रुकन असेंबली मुस्ताफी होकर सेनेट इलेक्शन लड़ना मशकूक था। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को ताहयात नाअहल करार देते हुए हुक्म दिया है कि वो 2 माह में बतौर MNA ली गई तनख्वाह और तमाम मरात वापस जमा कराएं। फैसल वाडा के खिलाफ 3 दरखास्तें 21 जनवरी 2020 को दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने 23 समातों के बाद फैसला 23 दिसंबर 2021 को महफूज किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा के खिलाफ कादिर मंदुखेल और दीगर ने दरख्वास्त दायर की थी। नाअहली केस 22 माह तक ज़ेर समात रहा। कब क्या क्या हुआ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ, हिस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। फैसल वाडा तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सेनेट के रुकन। मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन का भी, तरीके से सुन रहे हैं दोनों पार्टीज को। उन पर इल्जाम था कि अमरीकी शहरियत बयान हल्फी में सामने नहीं लाए, कागजात नामजदगी में दोहरी शहरियत छुपाई। उनके खिलाफ केस 21 जनवरी 2020 में दायर किया गया था। कादिर मंदुखेल, मियां फैसल और मियां आसिफ महमूद दरखास्त गुजार थे। पहली समात 3 फरवरी 2020 में हुई और फिर 22 माह नाअहली केस जेर समात रहा। और मेरी क्लैरिटी और मेरी इनोसेंस विद प्रूफ है। फैसल वाडा ने केस का फैसला रुकवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया। मजमूई तौर पर 23 समातें हुई। फैसल वाडा ने मार्च 2021 में कौमी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दिया और सेनेटर मुंतखब हुए। केस इस दौरान चलता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समात हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि 2 महीनों में केस निपटाया जाए। 23 दिसंबर 2021 की समात पर फैसला महफूज किया गया। हिस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। जुल्करनैन, इलेक्शन कमीशन ने अब चूंकि फैसल वाडा को नाअहल करार तो दे दिया है, बताइएगा कि उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। मारूफ आला अदलिया से रुजू करने का जो ऑप्शन है वो कानूनी तौर पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फैसल वाबदा को ये हक हासिल है कि वो आला अदलिया से रुजू कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ, और जो अपना मौक़िफ़ है वो अदालत में रख सकते हैं कि किस अंदाज में वो जो उन्होंने प्ली ली थी इलेक्शन कमीशन में। मिसाल के तौर पर उनका ये कहना था कि 2018 में जब उन्होंने कागजात जमा करवाए फैसल वाबदा ने, तो उनका कहना था कि अपना अमरीकी पासपोर्ट मनसूख करवा चुके थे और मनसूखी का जो पासपोर्ट, मनसूखशुदा पासपोर्ट है, वो उन्होंने रिटर्निंग अफसर को भी पेश किया था, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात नामजदगी को क्लियर किया था। साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट है इनके हवाले से फैसल वाबदा का, जिसको इलेक्शन कमीशन ने झूठा करार दिया है कि वो जिस झूठे सर्टिफिकेट पर 62(1)(f) का शिकार किया उनको, और फैसल वाबदा का इस हवाले से मौक़िफ़ ये था इलेक्शन कमीशन में कि जो लैंग्वेज है एफिडेविट की बयान हल्फी की, वो ये थी कि अगर नेशनलिटी हासिल की गई हो तो, जबकि उनका ये कहना था मैंने नेशनलिटी हासिल नहीं की, मैं पैदा ही कैलिफोर्निया में हुआ तो बाय बर्थ अमेरिकन हूँ, इसलिए ये कहना कि मैंने गलत बयानी की या बयान हल्फी गलत दिया उसके ऊपर मैं पूरा नहीं उतरता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनके मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं किया, इसलिए अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आला अदलिया से रुजू करने का जो कानूनी ऑप्शन है वो फैसल वाबदा के पास ज़रूर मौजूद है। जी जुल्करनैन, हमारे साथ ही रहिएगा। और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर, इलेक्शन कमीशन से नाअहली का फैसला आने के बाद फैसल वाडा का वज़ीर आज़म से रब्ता हुआ है। फैसले की तफसीलात उन्होंने बताई हैं। समा से गुफ्तगू में फैसल वाडा ने बताया कि वो कानूनी माहिरीन और पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद अपील दायर करेंगे। ठीक है, ये मामला क्या है? टिक्का खान सानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा क्या बात हुई है, फैसल वाबदा से कुछ सामने आ सका? जी बिल्कुल, फैसल वाबदा से वज़ीर आज़म इमरान खान का रब्ता हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान से बाकायदा तौर पे तफसीली इस पर बात हुई है नाअहली के फैसले के बाद, और फैसल वाबदा ने इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला भी
शुरू कर दी है। सबसे पहले उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोन पर मुशावरत की और वजीर आजम से बाकायदा तौर पर इस हवाले से रहनुमाई ली। चूंकि फैसल वापदा इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। जी ठीक है, इलेक्शन कमीशन से नाअहली का फैसला आने के बाद फैसल वापदा का वज़ीर आज़म से राबता, फैसले की तफसीलात बताई हैं। समा से गुफ्तगू में फैसल वापदा ने बताया कि वो कानूनी माहिरीन और पार्टी क़यादत से मशावरत के बाद अपील दायर करेंगे। इससे कबल अपने नाजरीन को बताएं कि शेख रशीद की जानिब से भी कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। उनकी जानिब से हतमी तौर पर यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि हमारे पास जब ये ऑप्शन मौजूद है कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, तो आइंदा का लाहे अमल यही होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। फिल वक्त जो खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन से नाअहली का फैसला आने के बाद फैसल वापदा का राबता हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और समा से गुफ्तगू में फैसल वापदा ने बताया कि वो कानूनी माहिरीन और पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद अपील भी दायर करेंगे। टिक्का खान सानी से हमारा राबता बहाल हुआ है, बात कर लेते हैं। बताइएगा इस हवाले से आप जो बता रहे थे। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान से फैसल वापदा का राब्ता हुआ है और फैसल वापदा ने बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया। इस हवाले से समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फैसल वापदा का ये कहना था कि वज़ीर आज़म से मुशावरत कर ली है, तमाम कानूनी माहिरीन और आइनी माहिरीन से मुशावरत के बाद और पार्टी क़यादत से हतमी मुशावरत के बाद फैसला करेंगे कि क्या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज करना है, किस फोरम पर पहले जाना है, हतमी फैसला कर लेंगे। और आज रात तक ये फैसला कर लिया जाएगा कि वो इस फैसले को किस फोरम पर चैलेंज करेंगे। फैसल वापदा इस वक्त कराची में हैं और वो जल्द इस्लामाबाद आएंगे। दीगर जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी राब्ता कर रहे हैं और इस फैसले के फौरी बाद उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ता करके अपने मौक़िफ़ और अगले लाहे अमल से आगाह किया और वज़ीर आज़म से बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से आगाही हासिल की। फैसल वापदा पुर उम्मीद थे कि फैसला उनके हक में आएगा, ताहम उनके लिए बिल्कुल सरप्राइज था, जिस पर उनका ये कहना था कि अचानक फैसला आने के बाद यकीनन वो हर फोरम पर जाएंगे, हर कानूनी और आईनी रास्ता जो है उसका बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो काफ़ी मुतमईन नज़र आए। और हमने देखा कि कुछ देर कबल जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि मैं तो अपने फैसले में बिल्कुल क्लियर हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी क्लैरिटी और इनोसेंस बड़ी वाज़ेह है, मैंने तमाम तर सबूत पेश कर दिए हैं, अब देखना यह है कि फ़ैसला किसके हक़ में आता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब फैसला सुनाया गया तो फैसला बिल्कुल बरक्स था, जिसकी उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो फैसल वापदा की इलेक्शन कमीशन से नाअहली का ये मामला फैसल वापदा को कब और किस अदालत में चैलेंज करें, फैसल वापदा ने मुशावरत शुरू कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नाअहली फैसला आने के बाद फैसल वापदा का वज़ीर आज़म से राब्ता हुआ है, फैसले को कब और किस अदालत में चैलेंज करना है फैसल वापदा की जानिब से अब मुशावरत शुरू कर दी गई है। फैसल वापदा ने वज़ीर आज़म को नाअहली केस से मुतालिक तफसीलात बताई हैं। आज की बड़ी अहम खबर, बड़ी अहम डेवलपमेंट, नाअहल करार दिया गया है। अब देखना यह है कि ये नाअहली ताहयात है या जो भी फैसला है, इस हवाले से हम भी अपने नाजरीन को बता रहे हैं और अब बाकायदा तौर पर मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। फैसल वापदा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त करने वाले पीपल्स पार्टी के एमएन अब्दुल कादिर मंदोखेल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कठपुतली हुकूमत की तस्बीह का पहला दाना गिरा है, जल्द हुकूमत भी घर जाएगी। कठपुतली हुकूमत की तस्बीह का यह पहला दाना है जो बिखर गया और इंशाअल्लाह 27 फरवरी को जब बिलावल भुट्टो के सरबराही में जब कराची से हम लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे इंशाअल्लाह और इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो कठपुतली हुकूमत जो वो नहीं रहेगी, यही हमारा दावा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेनेट के सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 एमपीए है, तो इंशाअल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सेनेटर फैसल वापदा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फैसल वापदा साहब जाएंगे जी सर, कोई धचका नहीं है, वो जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में। और कल गंडापुर साहब के भाई को भी स्टे मिल गया है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का तो पहले से पता होता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का फैसल वापदा नाअहली केस पर रद्द-ए-अमल, तस्दीक की कि फैसल वापदा अपील में जाएंगे। एक सवाल पर बोले, ये कोई तूफान नहीं, बस ऐसे ही छोटे मोटे चूहे भाग रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। तूफान आए हुए हैं, हुकूमत बच जाएगी आप लोगों की। हाँ तूफान आया, ये जो मुखालिफ हवाएं चल रही है क्या कहेंगे? ये तो ऐसे छोटे मोटे चूहे भाग रहे हैं, इसलिए शोर हो रहा है। अपील के लिए जाएंगे सर? हाँ अपील के लिए जाएंगे।
फैसल हाँ फैसल के बीच ये तो फैसला ही इलेक्शन कमीशन का तो फैसले पहले ही पता होता है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने सवाल उठाया, पेशावर हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला रोकने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। कहा, एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अफनान करीम कुंडी ने दलाइल में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में 1 फरवरी की समाअत का नोटिस 2 फरवरी को मौसूल हुआ। तब तक बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला रोकने का हुक्म दिया जा चुका था। दरखास्त 5 अजला का शेड्यूल तब्दील करने की थी, मगर 18 अजला का इलेक्शन मौखर कर दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने ऑब्जर्वेशन दी कि हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। दरखास्त गुजारों के वकील ने मौसमी हालात का उज़्र पेश किया तो 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि केपी में मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं। केस की आइंदा समाअत पीर 14 फरवरी को होगी। अपोजिशन का लॉन्ग मार्च जब होगा सो होगा। हुकूमत ने सियासी पावर शो का फैसला कर लिया। समा को मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक इब्तदाई मरहले में तहरीक इंसाफ के 4 बड़े जलसे फाइनल किए गए हैं, जिनमें खुद वज़ीर आज़म और पार्टी के दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। पहला जलसा 18 फरवरी को मंडी बहाउद्दीन में होगा। थरपारकर के इलाके इस्लाम कोर्ट में भी जलसा किया जाएगा, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े यतीम खाने का इफ्तिताह करेंगे। जनूबी पंजाब के जलसे मुल्तान या रहीम यार खान डिवीज़न में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जलसों की तैयारी का टास्क परवेज़ खटक को सौंपा गया है। अवामी राब्ता मुहिम के बाकी जलसों की तारीखें भी जल्द फाइनल किए जाने का इम्कान है। आपको बताएं कि नून लीग ने हुकूमत गिराने के लिए एमक्यूएम से मदद मांग ली है। शहबाज शरीफ कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद में एमक्यूएम ताउन करे, हमारा साथ ना दिया तो कौम इनसे सवाल करेगी। आमिर खान बोले, महंगाई पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई हल निकलना चाहिए। आपने सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ हमारी आवाज से आवाज मिलाई, आपका शुक्रिया। एमक्यूएम ये कहने के लिए नून लीग के पास गई। नून लीग ने एमक्यूएम से कहा कि अब अदम एतमाद की तहरीक में आप हमारा साथ देकर हमें भी शुक्रिया का मौका दें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी ऑप्शन है। देखिए, ये पाकिस्तानी है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा, वगरना मैं समझता हूँ कि कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी, तो वक्त ज़्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, ज़ुबान से ये कराची जाके बताएंगे। आमिर खान ने भी मेहमान नवाजी का पास रखते हुए कहा कि जो गुफ्तगू मियां साहिब ने की है वो कराची जाकर पार्टी क़यादत के सामने रखेंगे। ये महंगाई अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। हमें अवाम की तरफ से बहुत मुश्किलात हैं। हमें अवाम के अंदर जाते हैं, अवाम के सवालों का जवाब देना होता है। चूँकि इत्तेहादी हैं वफाक के, तो हमने वहाँ पर भी अपनी ये बात रखी है और इस पर हमने अपनी नाराज़गी भी रखी है। पहले अपोजिशन कोई चीज़ तय करके अपना एक एजेंडा सामने लेके आएगी। जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो हम जाकर अपनी हाई कमान को, अपने राब्ता कमेटी में सारी चीज़ें उनके इल्म में ले आएंगे। फिर जो भी फैसला होगा मुल्क की बेहतरी के लिए उसके ऊपर अमल करेंगे। शहबाज शरीफ ने अवाम में जाने के इमरान खान के फैसले पर तंज भी किया। उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो राब्ता मुहिम के लिए जा रहे हैं। जाके बजाएं, राब्ता करें, फिर उनको अवाम बताएंगे कि आटे दाल दा भाव क्यों होता। एक सवाल के जवाब में अपोजिशन लीडर ने बताया कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक डॉक्टर का खत न सिर्फ अदालत में जमा करा दिया है, बल्कि अटॉर्नी जनरल को भी बजरिया खत आगाह कर दिया गया है। शहबाज शरीफ सामान पैक कर लें, वो जल्द जेल जाने वाले हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पेशगोई। कहा, हुकूमती इत्तेहादियों को पता है कि उन्हें कहाँ रहना है। वज़ीर आज़म को अवामी मकबूलियत में सबसे आगे करार देते हुए बोले, जब इमरान खान के लिए लोगों को निकालना कोई मसला नहीं। समा को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। और में सियासी माहौल बहुत गर्म है। शहबाज शरीफ मुलाकातें कर रहे हैं, आपके अपने इत्तेहादी भी जो हैं एमक्यूएम, मुस्लिम लीग, काफ, इस वक्त मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो अपना सामान वगैरह पैक करें, इंशाल्लाह वो 6-8 महीनों में जेल में होंगे, क्योंकि जो उनका मुकदमा है उसमें सिर्फ जेल में और उनकी आज़ादी में सिर्फ जो अदालत का डे टू डे हियरिंग शामिल है।
मकसूद चपड़ासी, मसरूर एहसन, इनके अकाउंट में जो अरबों रुपए आए हैं उसका उनको हिसाब देना होगा। और ये जो तेज़ियां हैं, ये जो फुर्तियां हैं, कभी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त पे जो ये शटापू खेल रहे हैं, इनको मैं ये कहता हूँ तगड़े हो जाएं ये सारे, और इंशाल्लाह ताला देखेंगे। सर, आपके इत्तेहादी भी मुलाकातें कर रहे हैं, MQM भी लाहौर में है, मुस्लिम लीग काफ भी मुलाकातों में मसरूफ़ है, बाप की तरफ से भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये बातें क्या हैं सर? वो कोई नहीं है, ये हमें बस जब होती है इस तरह की बातें तो छोटी मोटी शुटलियाँ आ जाती हैं। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी सीरियस जो इस वक्त इत्तेहादी है, उसको जिसको सूरत हाल का पता है, उसको पता है उसने किधर रहना है। अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने के पीछे क्या मकासद है, क्यों शुरू की जा रही, और क्या इतनी बढ़ती हुई महंगाई में आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पुराने तरीके से क्राउड पुल कर लेगी? नहीं, आमदनियाँ भी तो बढ़ी है ना, महंगाई बढ़ी है तो आमदनियों में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। और खुशाइन बात है, पाकिस्तान 5.37% पे जो है वो उसका ग्रोथ रेट है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में मईशत जो है वो इतनी बुरी नहीं है। इमरान खान से बड़ा क्राउड पुलर पाकिस्तान में कौन है? इंशाल्लाह ताला जब इमरान खान निकलते हैं तो क्राउड मसला नहीं होता। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि इमरान खान का जाना ठहर चुका है। अवाम का एतमाद तो कब का उठ चुका, अब असेंबलियों में कब अदम एतमाद होता है, वक्त का तयन जल्द हो जाएगा। अच्छी बात है कि सारे इकट्ठे हो रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। लोग इस हुकूमत से सख्त तंग हैं। पंजाब में कौमी असम्बली में या सेनेट में स्पीकर साहब पे या वज़ीर आज़म साहब पे, इस पे अभी बातचीत होना बाकी है। और PDM का इजलास जो है वो होने वाला है 1-2 रोज़ में। जो PDM का फैसला होगा, PMLN उसकी पाबंदी करेगी। ये अगले चंद दिनों में फैसला होगा। दावा बोलना है तो नहीं बोलना, बोलना है तो कैसे बोलना और किस सतह पर जाना। आज हमारे दोस्त जो हैं वो बिफोर टाइम बातें करते हैं, तो मेरा ख्याल है बिफोर टाइम दावे नहीं करने चाहिए। बहरहाल ये दुरुस्त है कि पहली बार PMLN अदम एतमाद का जो इकदाम है उस पर संजीदगी से सोच रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। अपोजिशन को चैलेंज भी कर दिया कि अदम एतमाद का शौक भी पूरा कर लें, शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुकी है। हुकूमत को बैसाखियों का इल्ज़ाम देने वाले खुद सहारा ढूंढ रहे हैं। एतराफ़ किया कि हुकूमत चोरी का पैसा वापस लाने में नाकाम रही। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। हमें इशारों और बैसाखियों का इल्ज़ाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों पे तड़पे जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, जुबान से ये कराची जाके बताएंगे। अब बंदे हमारे इत्तेहादी भाई, बंदे आपने लेके आने हैं। सारी रात टीवी पे इन्होंने चा लगाई हुई थी कि हमारे 20 बंदे। और अपने बंदों का ख्याल करो, अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दो। बंदे आपने लेके आने और आप नहीं ला सकते। लाने होते तो आप 3.5 साल पहले ले आते। अदम एतमाद का शौक है, आप पूरा कर लें, आपको शिकस्त होगी। 50 दिन की अपोजिशन की सियासत है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान सुरखरू होगा। मुझे तो ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान में 70 केसेस मेगा करप्शन के हैं और उनका फैसला होना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग केस जो है शहबाज शरीफ और हमजा का ही है, और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है। शहबाज शरीफ के केसेस में बड़ी जान है, लेकिन हम नताइज नहीं ला सके। जो लोगों ने हमसे तौक़ात की थी चोरी के पैसे वसूल करेंगे और लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, उसको हम नहीं ला सके। लेकिन ये हमारा अज़्म मुसम्मम है। इमरान खान NRO भी नहीं देगा और छोड़ेगा भी। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे फैसलाबाद। इस वक्त उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये बेजाना होगा। अगर आप सिर्फ हेल्थ कार्ड को ही लें तो 400 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहा है। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड के जो हस्पताल हैं 8, उनके अलावा 23 नए हस्पताल हम पंजाब सूबा के अंदर बना रहे हैं। और 158 जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं सूबा के अंदर अपग्रेड कर दी गई हैं और 91 इंशाल्लाह इस साल अपग्रेड हो जाएंगी। हेल्थ कार्ड से जो इस डिवीज़न के अंदर जो लोग हैं उससे 90 हस्पताल उसके साथ इम्पैनल्ड हैं, वो वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। मेरे ख्याल में ये इस तरह की जो डेवलपमेंट है और इस तरह पे सेहत पे जिस तरह तवज्जो दी गई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने हेल्थ कार्ड के ऊपर खर्च किया और हॉस्पिटल के ऊपर नहीं कराए। अब हम इंशाअल्लाह फैसलाबाद के अंदर जो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, एलाइड हस्पताल फैसलाबाद, हसीब शहीद हस्पताल फैसलाबाद,
DHQ फैसला आबाद, आपके चक झुमरा, समंदरी, तांदलियां वाला और जड़ा वाला और 224 चक के अंदर और भी जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, और टोबा टेक्सिंग के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज है, और जो DHQ, उसके बाद झंग और चिन्योट में नया DHQ, इन तमाम के ऊपर फंड दे दिया और इनकी अपग्रेडेशन पे काम इंशाल्लाह जारी है। और वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह पंजाब एक मिसाली सूबा, बल्कि मैं ये कहूँ कि इंशाल्लाह अब भी मिसाली सूबा है, और फैसलाबाद डिवीज़न खुसूसी तौर पर जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ के हवाले से शायद पंजाब का नंबर 1 डिवीज़न करार दिया जाएगा। ये मैं अगर कहूँ कि रियासत मदीना की तरफ पहली कदम है, और ये दुखी इंसानियत की खिदमत की तरफ भी पहला कदम है हेल्थ कार्ड। जब इसे पूरा पंजाब कवर होगा तो इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो वादा किया था अवाम के साथ कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये इंशाल्लाह नया पाकिस्तान होगा। इसी तरह जो डेवलपमेंट के अंदर भी अभी फारूक हबीब साहब ने भी बताया है कि 740 अरब अगर PSDP को शामिल करें तो पंजाब के अंदर डेवलपमेंट के मंसूबे चल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन के अंदर हैं। इंशाल्लाह उनके ऊपर हमारी तेज़ी से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तरक्की का सफ़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में इंशाल्लाह हमारा जारी रहेगा। और मैं अपनी हेल्थ की इस पूरी टीम को, जिन्होंने इस हेल्थ कार्ड में काम किया, मैं उन सबको शाबाश और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि उनकी मेहनत के साथ आज हम 73% तक पहुँच गए। इंशाल्लाह मार्च के आखिर तक हम 100% पर पहुँचेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसलाबाद में कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि सेहत पर इतना काम किसी ने नहीं किया जितना ये हुकूमत कर रही है। ये नए पाकिस्तान और रियासत मदीना की जानिब पहला कदम है। उन्होंने कहा कि बहुत से मंसूबे अभी बाकी हैं जिन पर काम करना होगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सेहत कार्ड के साथ अस्पतालों पर भी खर्च कर रहे हैं। हुकूमत ने मुल्क की तारीख में हेल्थ पर सबसे ज़्यादा काम किया है। अहलियाने फैसलाबाद को सेहत कार्ड के इजरा पर मुबारकबाद देता हूँ। उनकी जानिब से ये भी कहा गया। तो आपको बताएं कि फैसलाबाद में कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब इस वक्त जारी है, और मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वहीं पर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त सेहत कार्ड तकसीम कर रहे हैं। नाज़रीन को बता रहे हैं, इस वक्त मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। ये तकरीब इस वक्त जारी है। फैसलाबाद के ये मनाजिर हैं। फैसलाबाद में कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से खिताब किया गया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा नदीम अहमद साहब से कि वो आएँ और अपना कार्ड वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा खालिद नियाजी साहब से कि वो आएँ और अपना कार्ड वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहम्मद तैयब साहब से कि वो आएँ और अपना कार्ड वसूल करें। और ख़ातीन हज़रात, आखिर में क्योंकि ये बिला तफरीक ये कार्ड दिया जा रहा है, हमारे बहुत ही यंग डायनामिक ऑफिसर जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर बड़ा डायनामिक रोल प्ले किया है, मोहम्मद मुनीब साहब, इनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है, वो आएँ और अपना ये कार्ड वसूल करें। ही हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल इस प्रोग्राम में, सेहत सहूलत प्रोग्राम और नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। ख़ातीनो हज़रात, विदाउट एनी फर्दर अडू, इट इज़ माई हम्बल ड्यूटी टू बी कॉलिंग अपॉन Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Imran Khan Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और कामयाबी और इज़्ज़त देने वाले खुदा तेरे से मदद मांगते हैं। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, आपको, आपकी सारी टीम, डॉक्टर यास्मीन, आपकी सारी हेल्थ की जो टीम है, उस सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो हमारा सफ़र है
रियासत मदीना के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को उठाने का एक बहुत बड़ा कदम उस रास्ते की तरफ लिया गया है। मैं आपको इसलिए भी मुबारक देता हूं कि ये आसान नहीं है किसी सूबे के लिए कि 400 अरब रुपया वो एक प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लगाए। चौहत्तर साल की हमारी तारीख में कितने लोग आए, कितने वजीर आलम, प्रेसिडेंट्स कितने आए। कभी किसी ने सोचा कि गरीब घराने में एक बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर, हार्ट, ये दो सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं, दो बीमारियों से मरते हैं, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज और कैंसर से, और दोनों महंगी बीमारियां हैं। तो ये तो हमने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ हमारा मुल्क गया है, ये तो अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना इलाज करवा सकते हैं, गरीब आदमी के लिए तो उसकी पहुंच से बाहर है। कभी किसी ने उसकी मदद कर दी, किसी रिश्तेदार पैसे वाले ने पैसे दे दिए, किसी को तरस आ गया, किसी ने पैसे दे दिया, लेकिन रियासत ने तो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली इधर। और हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान किसी वजह से बना था। जितने मुसलमान पाकिस्तान में आने थे, हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई तो उतने ही तो हिंदुस्तान में रह जाने थे। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी, ये पता होते हुए कि उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। जो आज उन लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जो मुसलमान आज हिंदुस्तान में हैं, उन्होंने एक ख्वाब के लिए वोट दी थी। कि जो इल्लामा इकबाल ने एक इतने बड़े ज़हन ने लोगों को ख्वाब बताई थी कि पाकिस्तान, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और जो नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मतलब क्या था कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों के ऊपर चल के वो जो उन्होंने रियासत बनाई थी मदीना में, वो हमने एक पाकिस्तान में मिसाल बनानी थी। ये था पाकिस्तान का ख्वाब, जो कि फाउंडिंग फादर्स ने कहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि इस्लामी फलाई रियासत बनना था। और आज तक किसी हुक्मरान ने इस तरफ कदम भी नहीं उठाया, बल्कि अमीर और गरीब में फासले बढ़ते गए। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ, मेरी सारी बहनें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुई थी लाहौर में, लेकिन आजकल के जो हमारी तरह साहिब हैसियत थे, वो तो अपने बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, अगर उन्होंने जाना हो वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंग्रेज छोड़ के गया था, आहिस्ता 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 उनकी तो स्टैंडर्ड नीचे चली गई और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल अमीरों के लिए बनना शुरू हो गए। और फिर जो सुपर रिच थे, ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। जिन लोगों ने अपनी अवाम की सेहत और इलाज की जिम्मेदारी उठानी थी, वो सारे पिछले 30 साल से देखें, जब देखो तो जी वो चेकअप के लिए लंदन जा रहा है, जब कोई सुनो तो जी उसका पर इलाज हो रहा है वहां लंदन में, कभी वो अमेरिका जा रहा है, खांसी है तो दुबई जा रहा है। इनको क्या पता कि पाकिस्तान की अवाम की क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से, उससे पहले 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था,
ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا. تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں. اس کا تو بڑے عظیم خواب تھا، اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی. خواتین و حضرات، یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو، یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے ہیں، پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے. یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں. ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں. جو ہاسپٹل ہیں بھی، آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یا آپ فیصل آباد بیٹھے ذرا تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں، وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں. وہاں کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہے. وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ، کیونکہ وہاں ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا. تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا. مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے؟ پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے. دیکھیں، میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی. میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں. مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا، مجھے سب کچھ میرے پاس تھا، نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. اور سنیں ذرا، تو 2 وجہ سے آیا تھا. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو، ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے،
ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا, اسلامی فلاحی ریاست. تو ان دو وجہ سے آیا تھا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا, یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے قانون کی بالادستی, رول آف لا. اور اس کا مطلب پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی, صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی. اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے, امر بالمعروف. تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے, کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو, برائی کو دباتے ہو. یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی, اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی. اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست. اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے, کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے. یہ ضروری, اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان, ہم آج خوشحال ہوتے, اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے. لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں. اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج. کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں, آپ وہاں چلے جائیں اور میں آپ کو دو چیزیں وہاں بتا دوں گا, ان کی بنیاد دونوں اصولوں پہ ہے, قانون کی بالادستی بھی اور فلاحی ریاست بھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. برطانیہ کے اندر, برطانیہ سے پہلے میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں. آسٹریلیا میں دنیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر جوکووچ, اذان کا انتظار کر لیں کیونکہ میں نے ابھی آپ سے اپنی بڑی سخت باتیں کرنی ہیں. بعد میں قومی صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے ہیں, اذان ہوئی ہے, تھوڑا سا وقفہ دیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے. اس سے پہلے وزیر اعظم اپوزیشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے, اور ان کی جانب سے ایسا کہا گیا کہ چوروں کے ٹولے کی کھانسی کا علاج بھی باہر سے ہوتا ہے. جن لوگوں نے صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی وہ بھاگ گئے. علاج کی خاطر کوئی امریکہ جا رہا ہے تو کوئی لندن. 20 سال پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو نون لیگ نے جیل میں ڈالا تھا, اور یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ زرداری کا پیٹ پھاڑ کر پیسے تحریک انصاف کو نہیں نکالنے تھے. حکمران طبقے نے غریب عوام کے لیے ایک پاکستان بنایا اور اپنے لیے دوسرا. سندھ کے ایک پارٹی کے لیڈر کو آج تک اردو ٹھیک سے بولنا نہیں آتی. وزیر اعظم کی جانب سے ایسا بھی کہا گیا, اور پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری آ جائیں. بالکل, ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ زرداری کبھی کسی سیاستدان کو خریدتا ہے تو کبھی کسی کو. سیاست میں ان دو چوروں کا مقابلہ کرنے آیا ہوں. اور ابھی اذان ہو رہی ہے تو وقفہ لیا گیا ہے, اور اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے بھی بڑی سخت باتیں کرنی ہیں, مزید ایسی باتیں ہیں جو مجھے بھی آپ سے کرنی ہیں, آپ کو بتانی ہیں, لیکن ابھی اذان ہے تو اس کا وقفہ لیا گیا ہے. اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مسلمان آج بھارت میں ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں. تاریخ میں ریاست کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ غربت کے باعث امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے. آج سرکاری اسپتالوں میں علاج کرانا ممکن نہیں رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, ہماری حکومت اس پر کام کر رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے قبل کوئی بھی حکومت ایسی نہیں جس نے صحت پر اتنا پیسہ لگایا ہو. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مزید بھی اس پر کام کر رہے ہیں. تمام لوگوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو صحت کارڈ کی سہولت
سہولت ہے وہ فراہم کی جائے۔ اس سے قبل انہوں نے عثمان بزدار نے بھی خطاب کیا جس میں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بہت اچھا قدم اٹھایا جا رہا ہے اور یہ قدم ریاست مدینہ اور اسلامی ریاست کی جانب ایک پہلا قدم ہے۔ اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان بھی خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار اور ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، 400 ارب روپے ہیلتھ انشورنس پر لگائے، یہ آسان نہیں۔ 74 سال کی تاریخ میں کبھی کسی نے غریب کا نہیں سوچا، سب سے زیادہ لوگ دل کی بیماری اور کینسر سے مرتے ہیں، بڑے اسپتالوں میں علاج کرانا غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، تاریخ میں ریاست نے کبھی ذمہ داری نہیں لی۔ آسٹریلیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر، دنیا کا نمبر 1 آسٹریلیا گیا، انہوں نے کہا جی نہیں، جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس نے وہ حفاظتی ٹیکہ نہیں لگایا۔ بڑا مسئلہ بن گیا کہ دنیا کا نمبر 1 پلیئر ہے، ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں، قانون کے نیچے سب ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، اس کو نہیں کھیلنے دیا۔ برطانیہ کا شہزادہ، کسی امریکہ میں کوئی 30 سال پہلے کوئی خاتون کو یاد آیا کہ اس نے کوئی اسے زیادتی کی ہے، عدالت میں چلی گئی امریکہ میں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو برطانیہ کا شہزادہ ہے، عدالت کا قانون کے نیچے سب ایک ہی برابر ہے، وہ اب ثابت کرے آ کے عدالت میں کہ اس نے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات سن رہے ہیں، برطانیہ کا پرائم منسٹر بورس جانسن 1 مہینہ تقریباً ہو گیا، پارلیمنٹ ہی نہیں آگے چل رہی، وہ جب جاتا ہے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی جب قانون آپ نے سب کے لیے بنایا تھا کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، آپ نے کیوں پچھلی باری جب وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا آپ نے کیوں آپ کی ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آپ نے کیوں لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے پارٹی کر لی؟ پاکستان میں خبر ہی نہ بنے، یا اخباروں میں نہیں آنا تھا، میں 3 ہفتے سے سارا ملک رکا ہوا ہے اور وہ بیچارہ جواب دیتا پھر رہا ہے۔ یہاں کیا دیکھیں، پنجاب کا جو چیف منسٹر، اس کی چیف منسٹر کی دوران بیٹے کی شوگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب روپیہ، 400 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے، اور دوسرے پتہ نہیں کیا وہ مدثر ہو یا اور کوئی، وہ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر مسرور انور اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے آ جاتا ہے۔ بھئی سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ بیچارے 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ ظاہر ہے چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا، ابھی وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں، برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے، امر بالمعروف ادھر چل رہا ہے، جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں، بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہاں جب جاتا ہے پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر، جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے، اور جواب دیتا نہیں ہے، بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے، ادھر دوسرے آصف زرداری کو دیکھ لیں، ادھر جی پاپڑ والا چینی والا ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ دے، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے، اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ اور وہ حدیث پہ ہمارے نبی نے واضح کر دیا ہے، چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو، بڑے چوروں کو پکڑو نہ، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے چور کتنی چوری کر لیں گے؟ بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر ایک مجرم، کہتا ہے جی بڑی دل کی بیماری ہے، ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں، اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے
कोई वकील कह रहे हैं कि जनाब इसको फिर से मौका दो मुल्क लूटने का, लाइफ टाइम बैन इसका खत्म करो। मैं हैरत होती है मुझे कि जब एक मुल्क को आपको तबाह करना हो, बम मारने की जरूरत नहीं होती, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करें, मुल्क तबाह हो जाता है। करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दें, मुल्क तबाह हो जाता है। जब चोरी में कोई बुराई नहीं है तो मेहनत कौन करेगा? मैं क्यों पढ़ूं और मेहनत करूं और 12-12 घंटे काम करूं, जबकि कब्जा करो और गवर्नमेंट प्लॉट पे अरबों रुपया बना लो। मैं मेहनत क्यों कौन करे? अगर माशरे को तबाह करना है, इन चोरों को आप ऐसे करें कि इनमें कोई बुराई नहीं है। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है क्योंकि डर लगा हुआ है सबको इमरान खान का। मैं इन डाकुओं के टोलों को एक आखिर पैगाम देना चाहता हूं। तुमने जो भी करना है, मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूं, आज गया तो कल गया और परसों गया, ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है। तो देर लग रही है, एडजर्नमेंट ले रहे हैं, जज लंबी लंबी डेट्स दे रहा है, केस नहीं सुनता, लेकिन सुनना तो है और जब भी सुनेगा तो इन्होंने जेलों में जाना है। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। इसलिए आप पेट फाड़ के, बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के, आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं, पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। इंशाल्लाह मैं अपनी कौम सारों को कहता कि ये है असल में पाकिस्तान की जंग। रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इसके ऊपर खड़ा होता है एक माशरा जिसमें खुशहाली आती है। जो करप्शन होती है ये सिम्टम्स है, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। कभी सुना है स्विट्जरलैंड के अंदर कब्जा ग्रुप? कभी यूरोप में कब्जा ग्रुप का नाम सुना है? क्यों नहीं होता? क्योंकि कानून है वहां, और वो है हमने जंग। ये सारे जितने कब्जा ग्रुप है इनको इंशाअल्लाह इस मुल्क के निज़ाम में हमने कानून के नीचे लेके आना है। और इंशाअल्लाह जिस दिन ये हो गया, आप खुद ही देखते रहें, तब्दीली तो शुरू हो गई है, लेकिन जो मुल्क असल में ऊपर जाएगा जब इस मुल्क में कानून आम आदमी के लिए, जिस तरह आज एक आम आदमी के लिए सेहत कार्ड आ गया उसके हाथ में कि किसी भी अस्पताल में जाके, कभी भी वो सोच नहीं सकता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाए। मुझे डॉक्टर्स हॉस्पिटल से टेलीफोन आया डॉक्टर जावेद असगर का कोई 2 हफ्ते पहले कि हमने पहला सेहत कार्ड के ऊपर हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। एक गरीब आदमी जो सोच भी नहीं सकता था। तो अब दूसरी चीज जो हमने करनी है कि हमने एक आदमी को कभी फिक्र ना हो, आम आदमी को, कि जब भी कोई ताकतवर, कोई कब्जा ग्रुप, कोई जालिम किसी भी कमजोर आदमी के ऊपर उसकी जुर्रत ना हो कि उसके ऊपर किसी किस्म का जुल्म कर सके, उसका हक मार सके। हमारी औरतें जो हैं जिनको हक नहीं दिया जाता जायदाद में, उनका शरीयत में हक है कि जायदाद में उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन उनको हक नहीं दिया जाता। इंशाल्लाह ये हमारी गवर्नमेंट पहली होगी कि जो हक दिलवा के रहेगी अपनी औरतों को कि उनको भी जायदाद में उनका पूरा हक मिले। हमने कभी, हम समझते नहीं है कि हमें तो हमारी औरतों को तकरीबन 1500 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने कुरान में उनके जरिए हक दिलवाया था अपनी ख्वातीन को। अभी मैं जाता हूं देहात में, वो बेचारी औरतों को हक नहीं दिया जाता। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत अपनी औरतों को, उनको भी हक दिलवाएगी। और जो अब हम जो एजुकेशन सिस्टम हमने जो अब ये फैसला किया है कि एक करिकुलम होगा सबके लिए 5वीं क्लास तक और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे, ये भी कितनी बड़ी नाइंसाफी थी कि इमरान खान के बच्चे, पैसे वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में, बाकी लोगों के या उर्दू मीडियम में और फिर और या दीनी मदरसे, जिनको मौका ही नहीं देता माशरा ऊपर आने के लिए। तो इंशाल्लाह ये भी हमारा 5 क्लास तक बड़ी मुश्किलों से हमने डेवलप किया है। अब इंशाल्लाह हम ऊपर लेके जाएंगे और इस मुल्क के अंदर एक करिकुलम और एक कौम बनाएंगे। मैं
آخر میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ اب پنجاب میں ہو رہی ہے، میں اب یہ چاہتا ہوں کہ بجائے ایسے ہی ٹی وی ٹاک شوز پہ کہ جی وہ تباہ ہو گیا پنجاب، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل امپائر بٹھائیں اور بتائیں کہ پچھلے 5 سال وہ جو ڈرامہ باز تھا اس نے کیا کیا پنجاب کے لیے، اور ابھی 3.5 سال میں اب ہماری حکومت نے پنجاب کے لیے کیا کیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو سارا اپنی ٹی وی کے اوپر اور اشتہاروں میں کام کیا ہے۔ یہ اصل کام ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے مشکل حالات کے اندر پنجاب کے اندر صحیح کام ہو رہا ہے، اور جو بھی ہماری اسکیمیں تھیں اب وہ زمین پہ آنے والی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز آپ نئی بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے، اور جو ماشاءاللہ ہمارا جو چائنا کی ٹرپ ہوئی ہے، اب جو سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے وہ بھی اب شروع ہو جائے گا، اور اس میں صحیح معنی میں اب آپ کو انڈسٹریلائزیشن اور فیصل آباد خاص طور پہ کہ نئی انڈسٹری آئے گی، جوائنٹ وینچرز ہم لے کے آ رہے ہیں، جو ہماری اسپیشل اکنامک زونز ہیں ادھر ہم نے انوائٹ کیا انویسٹرز کو، تو انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ یہ جو پاکستان اب جس راستے پہ نکل گیا ہے یہ وہ اب پاکستان بنے گا جس کی میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے صحت کارڈ کے اجرا سے، اور آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کے حوالے سے باتیں کی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ مشکل حالات میں پنجاب میں کام ہو رہا ہے، نیوٹرل امپائر بٹھائیں اور ٹی وی پر عوام کو یہ بتائیں کہ اب کام ہو رہا ہے یا اس سے پہلے کام ہو رہا تھا۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ حکومت جائیداد میں خواتین کو حق دلوائے گی، پاکستان کی اصل جنگ قانون کی بالادستی کی جنگ ہے۔ یہ بھی وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ کافی عرصے سے وہ سن رہے ہیں کہ اب گیا کہ تب گیا، اور ڈاکوؤں کو یہ پیغام ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں ان کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، سما کے ساتھ رہیے۔